इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है यूपीपीएससी यानी यूपी गवर्नमेंट के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, इसके नोटिफिकेशन को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इसकी लास्ट डेट है, कौन भर सकता है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, उन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो आप देख सकते हैं ये आवेदन स्टार्ट हो गया है, 4 सितंबर से ये आवेदन स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि है इसकी 6 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस रिकॉन्सिलेशन की अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर 2025 तक आप भर सकते हैं। यानी ऑनलाइन जो आवेदन दिया है आपने उसमें सुधार करके उसका सुधार का शुल्क जमा करके 13 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर इस चीज़ की बेसिक चीज़ें हैं। अब देखेंगे हम कि कितनी वैकेंसी है और इसके अंदर कौन कौन है फॉर्म भर सकता है, उसकी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं, ये लेफ्ट में थोड़ा सा आएगा कुछ पेपर, कि मुझे चाहिए इसका लेफ्ट कॉर्नर। ये इसके लेफ्ट में मुझे थोड़ा सा जाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी ओटीआर आपका होना चाहिए। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त करना है। उसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर चालू होने वाला है, ठीक है। जैसे ही अगर आपको ओटीआर फॉर्म या ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं होता है तो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर आपको प्राप्त कर लेना है। जो भी आपकी ये वेबसाइट है OTR Pariksha.NIC, इससे आप ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं 72 घंटे पहले। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो उससे 72 घंटे पहले आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर प्राप्त करने के बाद ही आयोग की वेबसाइट है, इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो पहले आपको OTR Pariksha.NIC इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से आपको ओटीआर नंबर लेना है और ओटीआर नंबर लेने के बाद में यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। जब भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय आपको सभी चरण जैसे ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, इससे पहले आपको जो भी त्रुटि सुधार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप यहाँ पर गलतियाँ करने के चांसेज हैं, कुछ गलतियाँ मिस्टेक हुई हैं, वो सब आपको अच्छे रूप से चेक कर लेनी चाहिए। और सूचनाएं हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित रखना अनिवार्य है। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद में उस फॉर्म के भरी हुई कॉपी को अपने पास नहीं रखते हैं, घुमा देते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके पास में, ये जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको ये अपने पास में रखनी है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी को ये बताया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख या ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी है आयोग को प्रेषित ना करें कि आपने प्री एग्जाम निकाल ली और आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं। आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ ही जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन किया है हार्ड कॉपी के साथ में, तो जितने भी अंक प्रपत्र हैं, आपके प्रमाण पत्र हैं, ये आयोग के निर्देश अनुसार जब आपको बताया जाएगा, आयोग बताएगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आयोग आपको बोलेगा भेजना है तभी आपको भेजना है। और तभी आपको आयोग है सूचित करेगा कि हमें आपके ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, तभी आपको भेजना है। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पष्ट विशेष सूचना दे रखी है कि आवेदन करने का संपूर्ण दायित्व है वो अभ्यर्थी का होगा। ऐसे नहीं है कि आपने बाहर से फॉर्म भरवा लिया, कुछ गलती मिस्टेक उसने कर दी, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, ये आपको खुद को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आयोग की वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं आती हैं उनको आप अवलोकन करते रहें। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं मैसेज के द्वारा दी जाएंगी, ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, तो उनको आप चेक करते रहें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऐसी देनी है, वर्किंग देनी है, ताकि उस पर आपकी जो सूचना है वो आती रहे। ऐसी गलती ना करें कि आपने कोई मोबाइल नंबर ऐसा दे दिया जिस पर सूचना आपकी आई नहीं रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये वेबसाइट है uppsc.up.nic, इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद में अगर आपने कोई और सिस्टम से आवेदन किया है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, ये वेबसाइट दे रखी है, इसमें ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पर ये दिएगा, यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन, यूजर एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, और अप्लाई पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य है। जैसे पहले चरण में क्या करना होगा, आपको ओटीआर लेना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपके पास ओटीआर नंबर है, ओटीआर नंबर से आपको ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद अगर आप अभ्यर्थी यस करता है तो यस करने पर गो बटन पर आगे क्लिक हो जाएगा और ओटीआर नंबर डालना है उसको। ओटीआर नंबर भर के प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद में ऑथेंटिकेट करेगा और क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अभ्यर्थी को ओटीपी मिलेगा। ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी की जो समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि ओटीआर में भरी गई है वो अपने आप ही आपके फॉर्म में आ जाएंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य आर्ताई भरनी होगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वही यहाँ पर अभ्यर्थी को भरना है, बाकी कुछ भरना नहीं है, क्योंकि बाकी डिटेल है आपकी ओटीआर से आ जाएगी। जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है वो आपकी ऑटोमेटिक है ओटीआर से आ जाएगी। उसके बाद में नो पर टिक करने के बाद में गो बटन पर क्लिक करता है तो यहाँ पर ओटीआर के वेबसाइट पर ले जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो ओटीआर की वेबसाइट पर ये ले जाएगा आपको। और उसके बाद में आपको ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही यहाँ पर प्रथम चरण में आपको एंट्री करना है। यहाँ पर पहला चरण आपका पूरा हो जाता है। दूसरे चरण में आपका क्या होता है, एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जो भी आपको डिटेल भरनी है वहाँ पर अपना स्थायी और पत्र व्यवहार का पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित होता है। जैसे आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो ओटीआर से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जो ओटीआर में आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, जो ओटीआर में आपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस डाला है, वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो वो एड्रेस आने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चरण कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपकी योग्यताएं हैं वो आपको भर देनी है, निर्धारित योग्यताएं हैं। और उसके बाद तीसरा चरण में आपका फीस कंफर्मेशन विंडो आ जाएगा, फीस आपको भर देनी है। फीस पेमेंट को यस करके आपको एसबीआई पे होम पेज से आपको पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं, अदर पेमेंट मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप प्रदर्शित होगी, शुल्क जमा करने का पूरा विवरण यहाँ पर होगा। प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके आपको पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में जाकर ओटीआर नंबर भरने के उपरांत ही ये पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के बाद पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक करना है। मतलब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में स्लिप को आपको प्रिंट या फिर पीडीएफ में आपको सेव कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपना प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। जो आपने पेमेंट किया उसको आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है, और निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक ही ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट आपको रखना है, पीडीएफ आपको उसको रखना है। चौथे चरण में आ जाता है, इसमें अभ्यर्थी के जो भी आपने आवेदन पत्र में दिया है वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा। प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखना है। अगर कोई कोई विसंगति की दिशा में कोई यहाँ पर एरर आती है, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होती है तो, या फिर आयोग के द्वारा कोई गलती होती है आपके सिलेक्शन के समय, तो आप इस ऑनलाइन फॉर्म को दिखा सकते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने ये चीज डिटेल भरी थी। तो अभ्यर्थी को ये प्रेषित करना होगा। अभ्यर्थी का अनुरोध है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान लो आपने नाम कुछ और डाला, आयोग ने कुछ और नाम डाल दिया। सिलेक्शन के बाद में ऐसी गलतियां होती हैं, काफी लोगों के साथ में ऐसी गलतियां होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म काम आता है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दी है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये संशोधन है, निर्धारित अंतिम तिथि तक एक बार त्रुटि में आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कोई त्रुटि का आपने की है, कोई गलती आपने की है तो
एक बार क्रॉस चेक करने के बाद में आपको वो चेक कर लेना है। अब यहाँ पर सीधा सीधा विशेष अनुदेश दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक, जैसे श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रेमी लेयर, नाम पते का जो दावा किया गया है वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी या अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। अगर आप गलत सूचना देते हैं तो गलत सूचना देने पर ये आपका जो एप्लीकेशन है उसको, आपका एप्लीकेशन को यहाँ पर निरस्त माना जाएगा। ये विशेष अनुदेश यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में दे रखा है। देखिए, आपकी जो श्रेणी है उसमें कोई प्रवेश नहीं होनी चाहिए संशोधन तिथि तक। उप श्रेणी, डोमिसाइल, जो लिंग है आपका, जन्म तिथि है, ईडब्ल्यूएस, क्रेमी लेयर, नाम और पता का जो दावा आपने किया है, नाम पता जो आपने दिया वही वैलिड माना जाएगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, गलत सूचना देंगे आपका तो अभ्यर्थी का जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसको निरस्त मान लिया जाएगा। किसी भी स्तर पर परीक्षा के उपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी ने कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका ये आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। और आयोग के इस परीक्षा या आगामी जो भी समस्त चयन या परीक्षाओं से उसे डिबार घोषित कर दिया जाएगा। और बाकी अन्य दंडात्मक कार्यवाही भी यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर या अन्य किसी का कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन या अन्य समस्त परीक्षाओं या चयनों में अधिकतम 5 वर्ष तक यहाँ पर डिबार किया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है, आवेदन पत्र में गलत तथ्य दिए हैं और जिसकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं हो रही है, तो आपको 5 वर्ष के लिए डिबार घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आपने पापा का नाम अलग रखा और आप वो प्रमाण पत्र के माध्यम से उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई परसेंटेज दी, उस प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 5 वर्ष के लिए डिबार घोषित भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि ओटीआर में उल्लेखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन है मान्य नहीं होगा। जैसे मान लो ओटीआर में आपने कोई परिवर्तन कर दिया और डैशबोर्ड के साथ उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। संशोधन, अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध पर कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्य नहीं पाए जाएंगे उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के चयन के संबंध में आयोग का निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। जो भी आयोग निर्णय करेगा वही निर्णय यहाँ पर अंतिम होगा। अभ्यर्थी पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर या आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर या अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता योग्यता न करने पर या आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, ठीक है, या आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन निरस्त मान दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थी को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबंधिक प्रवेश दे सकता है, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी योग्य नहीं है या प्रारंभिक स्तर पर भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यदि किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दो सिद्धि होने पर, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, एक से अधिक आपके जीवित पति हैं या पत्नी होने, या तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने या चयन के संबंध में सिफारिश आदि के कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त करने माना जाएगा और अंगामी समस्त परीक्षाओं और चयनों से प्रतिवादित करने का अधिकार यहाँ पर आयोग को होगा। अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में यहाँ पर, जैसे आपसे आपका चयन हो गया है और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दे पा रहे हैं उस समय, तो आपका चयन है वो यहाँ पर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं अभिलेख जो भी मांगा जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा वो आपको देना होगा।
मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को सत्यापन हेतु कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि वो इच्छुक नहीं है और उसका जो भी आवेदन किया है वो यहाँ पर निरस्त माना जाएगा। इसलिए एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन के अंदर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या नोटिफिकेशन में बेसिक चीज़ें दी गई हैं। अगर आवेदन शुल्क आपने प्रथम चरण, द्वितीय चरण पूरा कर लिया, तीसरा चरण भी पूरा कर दिया है, ठीक है, उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा हेतु आपका आवेदन शुल्क है वो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 प्लस 100 रुपये है, SC ST के लिए 40 रुपये है, ये यहाँ पर 25 रुपये है। अभी यहाँ पर हम देखें, ये जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राचार्य की, ये लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए चयन हेतु अलग अलग जिलों पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा। चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा, यानी रिटर्न में जो एग्जाम होगी उसके आधार पर लिखित परीक्षा है, उसके आधार पर उसके बाद इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा। परीक्षा तिथि और केंद्रों की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश के माध्यम से दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या है, वर्तमान में रिक्तियों की संख्या कितनी है, 1253 है, और विषयवार यहाँ पर अलग 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 से विवरण दिया गया है। आगे हम देखेंगे कितनी रिक्तियां हैं, जैसे 1253 है, इनमें किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिक्तियों की संख्या को परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। पद की प्रकृति ग्रुप ए का ये पोस्ट है। वेतन की बात करें तो ये लेवल 10 का वैकेंसी है, 57,700 उसका न्यूनतम वेतन है और अधिकतम वेतन है 1,82,400। आरक्षण यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है। आरक्षण की बात करें, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंदर आने वाली श्रेणियां, जैसे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, जो भी आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिसाब से ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखें 18 अप्रैल 2022 के बिंदु 5 में अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति में नियमानुसार किया जाएगा। जैसे दिव्या, ये कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखें, जैसे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है स्पष्ट यहाँ पर दे रखा है कि 9 जनवरी 2007 को ये निर्देश आया था कि राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मान्य है ये, ठीक है। यहाँ पर एक याचिका भी हुई थी, रिट याचिका हुई थी 2018 की, विपिन कुमार मौर्य वर्ष अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और यहाँ पर एक रिट याचिका हुई थी, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद वाला। इसके अंतर्गत ये घोषित किया गया था कि जो निर्णय है वो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए ही रिजर्वेशन मान्य होगा, अन्य के लिए यहाँ पर मान्य नहीं होगा। दूसरा हम देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS है, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण या आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कोई अदर स्टेट का SC ST वाला है, वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर SC ST का लाभ लेना चाह रहा है तो वो नहीं ले पाएगा, सिर्फ यूपी का मूल निवासी ही यहाँ पर इसका लाभ ले सकता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो OTR से संबंधित स्तंभ में अपनी श्रेणी उपश्रेणी है वो डालना है, OTR में जरूर डालना है। जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं उनको OTR में वो चीज़ें स्पष्ट रूप से बतानी है, तभी वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अगर OTR में वो नहीं बताते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। अगर कोई एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आ रहा है तो किसी एक का ही छूट वो ले सकता है। और अगर कोई महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो होगा महिला के लिए वो पिता की तरफ से, जैसे मान लो लड़की की शादी हो गई है तो पिता के पक्ष से उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, वही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो जाति है उसकी चेंज नहीं होगी, पिता के पक्ष से ही। जैसे मान लो SC ST की महिला है, वो किसी अदर SC ST के अलावा किसी से शादी करती है तो इसका जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के पक्ष से ही बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद में हम देखें, ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैवाहिक परिस्थिति देखें, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, या महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो पहले से एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल से उक्त शर्तों से छूट प्रदान नहीं की जाए। तो ये वैवाहिक स्थिति है कि पहले से अगर उनकी एक पत्नी है तो वो पात्र नहीं माने जाएंगे दूसरी पत्नी के रूप में। ठीक है, ये सब्जेक्ट है जिनसे ये वैकेंसी निकली है, जैसे कि वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, ये हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके लिए योग्यता की हम बात करें, क्या क्या मांगा है। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, जिस विषय में आप भर रहे हैं फॉर्म, 55% अंक के साथ आपकी ये योग्यता होनी चाहिए। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा, किसी भी विधि से ये यहाँ पर 55% तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। उसके बाद में ये यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक यहाँ पर दे रखा है, बाद में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखें, ये तो कोई मतलब का नहीं है। पात्रता की हम देख लिया, 55% होने चाहिए। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट दे रखी है जूलॉजी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हो सकती हैं, वाणिज्य के अंदर, या ये सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है। जैसे हिंदी है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान, अप्लाइड अंग्रेजी भी हो सकता है। इतिहास है तो मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, प्रेसिडेंट हिस्ट्री, ये कोई भी हो सकता है इसके अंदर। हिस्ट्री में पीजी किया है। भूगोल, कोई भूगोल भूगोल ही चाहिए। मनोविज्ञान मनोविज्ञान चाहिए। मास्टर सोशल वर्क में सोशल समाजशास्त्री चाहिए। ठीक है, गृह विज्ञान में इतने सारे आ जाते हैं, ये सब्जेक्ट आ सकते हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट दे रखी है कि इनसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे ये शुल्क हो गया, जो भी आपका शुल्क है। ठीक है, 21 वर्ष की आयु, आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, छूट की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट अधिकतम यहाँ पर दी गई है। वो डिपेंड करता है किसको दी गई है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दी गई है यहाँ पर। और उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को पुनः मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके लिए सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। और अनारक्षित जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी या जो भी हैं, उनको शुल्क वापस से देना होगा और वापस से यहाँ पर मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, और जो भी मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र जब आप करेंगे तो प्रमाण पत्र आपको लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हाई स्कूल, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, उसमें जो आपकी जन्म तिथि है वही यहाँ पर मान्य होगी। जन्म तिथि के मामले में तो वो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, 10th की मार्कशीट का प्रमाण पत्र, जब आप मेन एग्जाम के लिए भर रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अभिलेख आपका मान्य नहीं रहेगा। प्रमाण पत्र, अगर आप 10th की मार्कशीट नहीं लगाते हैं जन्म तिथि के लिए तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में अंक प्रमाण पत्र उपाधि ये आपको लगानी है। ये नहीं लगाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, परीक्षा की तिथि के हिसाब से हम बात करें
अनुशासन न्यूनता में आप लुप्त पाए जाते हैं तब भी आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। अब प्री से मेन में कितने लोग जाएंगे? प्री से मेन में 15 गुना लोग जाएंगे, मतलब मेन एग्जाम के लिए 15 गुना लोगों को यहाँ पर पास किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में लेने के लिए 15 गुना लोग यहाँ पर लिए जाएंगे, 15 गुना लोगों को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद में 15 गुना के आधार पर आपको 15 गुना लोगों को मेन एग्जाम के लिए बैठाया जाएगा। ठीक है। अगर उनके पास में अनिवार्य योग्यता नहीं है और सम्मिलित हो रहे हैं तो वे परीक्षा में आवेदन नहीं करें क्योंकि वे पात्र नहीं है। ठीक है। OMR आपको ब्लैक पेन से ही भरनी है। OMR शीट है ब्लैक बॉल पॉइंट पॉइंट पेन जो होता है आपको ब्लैक पेन से ही भरनी है, बॉल ब्लैक पेन से OMR भरनी है। पेंसिल और बाकी अन्य प्रकार के पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी OMR चेक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्री एग्जाम के अंदर। ठीक है। एक से अधिक उत्तर देते हैं तो वो भी आपको गलत माना जाएगा। कोई प्रश्न हल नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई दंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो आपको SC ST में है तो 35% आपको लाना ही लाना है और बाकी में आपको 40% लाना है। 40% से कम आपको रहेंगे तो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ये है कि इससे ऊपर तो लाना ही लाना है, तभी आपको फेल पास के लिए चुना जाएगा। इससे कम अगर सब लोगों का रहता है तो सबको फेल माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, यदि कोई अभ्यर्थी ने कोई प्रमाण पत्र फर्जी या इस तरीके से दिया है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में हम देखें अंतिम तिथि या उसके बाद में किसी भी दशा में कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन जिन पर अभ्यर्थी के फोटो हस्ताक्षर नहीं होंगे वो निरस्त कर दिए जाएंगे, तो ये आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट हम देखें ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा हो गया। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते ही हैं बाद में। ठीक है। अभी ये आपके आ जाते हैं जो आपके प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जेंडर, यूपी का डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी स्टेटस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो सिग्नेचर, एड्रेस, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं आपको वो सब अच्छे से देख लेना है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस डिटेल आपको देख लेनी है। डिक्लेरेशन सेगमेंट में आपको ये देख लेना है, सारी चीज़ें प्रीव्यू करके ले लेनी है। प्रिंट आउट आपको ले लेना है। ठीक है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का प्रिंट आउट रख लेना है, नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट रख लेना है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन का, फीस आपने जो भरी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, मॉडिफाई जो आपने किया है उसका। ठीक है। OTR भी डैशबोर्ड का भी आपको प्रिंट आउट आपको ले लेना है। कैंडिडेट आपको ये सारी चीज़ें हैं वो देख लेनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपकी ये वैकेंसीज हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। अब ये तो हो गया आपका बेसिक बेसिक चीज़ें कि आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान आप नहीं रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हैं। ये सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। आपको सर्टिफिकेट है, इनके फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, वो फॉर्मेट आपको यूटिलाइज कर लेना है। अभी सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखी है, सब्जेक्ट की क्या दे रखा है,
सिलेबस आपको दे रखा है, ठीक है। प्रश्न पत्रों की संख्या जैसे एक, कुल पूर्णांक यहाँ पर 200, 80 प्लस 120 होगा मेन परीक्षा में। जैसे प्री परीक्षा में हम देखें, ये आप देख सकते हैं पेपर कितने होंगे इसके अंदर, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना जरूरी है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, प्री जो आपकी होगी वो आपकी होगी ऑब्जेक्टिव, एक पेपर होगा, 120 यहाँ पर प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन मतलब जीके के नॉर्मल 30 क्वेश्चन और बाकी वैकल्पिक विषय जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी है उसके 90 प्रश्न होंगे। कुल पूर्णांक यहाँ पर 150 होगा, प्रश्नों की संख्या 120 है, कुल पूर्णांक यहाँ पर 150 होगा, समय अवधि यहाँ पर 2 घंटे की होगी, और उसके बाद में प्री में जो क्वालिफाई कर जाएगा वो जाएगा मेन में। रिटर्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रिटर्न रिटर्न में ही होगा, एक पेपर होगा यहाँ पर, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10 प्लस 10, ठीक है। कुल पूर्णांक यहाँ पर 200 होगा और 80 प्लस 200 का जो टर्म रहेगी, 80 प्लस 120 का ये पैटर्न रहेगा, और सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य रहेंगे। मेन परीक्षा जब होगी आपकी सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। जैसे खंड ए में 10 प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, उत्तरों की सीमा 125 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 8 अंक होगा, तो 80 नंबर का तो ये हो जाएगा खंड ए। और फिर 120 का खंड बी होगा, 10 प्रश्न होंगे इसमें, उत्तरों की सीमा 200 शब्द होगी और प्रत्येक क्वेश्चन है 12 अंक का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है और 2 खंडों में यहाँ पर विभाजित रहेंगे, ठीक है। तो ये मेन परीक्षा होगी। उसके बाद में आ जाता है 25 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट के सिलेबस दे रखे हैं, सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस को अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सिलेबस लगता है सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पर, कितनी वैकेंसी है यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे और आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट ही चल रहा है अभी सिलेबस। ये नोटिफिकेशन है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप नोटिफिकेशन को कभी भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसी दिखाई हुई है, थोड़ा सा मैं जूम, चलो जूम कर ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री के अंदर 87 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर 61 वैकेंसी है, भूगोल के अंदर 46 वैकेंसी है, अंग्रेजी के अंदर 92 वैकेंसी है, इतिहास के अंदर 58 वैकेंसी है, तो अंग्रेजी में काफ़ी वैकेंसी है, ठीक है। गणित में 79 वैकेंसी है, तो ये सारी वैकेंसी हैं। तो आपने वैकेंसी देख ली, तो बाकी कुछ आपकी क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर फॉर्म भरवाने में कुछ दिक्कत है तो आप हमारे द्वारा भी फॉर्म भरवा सकते हैं, आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 6367 10062, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। इसके थ्रू भी आप क्या करवा सकते हैं, अपना वैकेंसी का फॉर्म है वो आप भरवा सकते हैं लास्ट डेट से पहले। हाँ, इसके चार्जेज रहेंगे आप 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ चार्जेज रहेंगे। और बाकी आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।